नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखे के एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम बात करेंगे विभिन्न लग्नों में राजयोग के बारे में। अभी हमने पिछले ही हफ्ते कन्या लग्न और राजयोग के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस हफ्ते हम आपको तुला लग्न और राजयोग के बारे में बताएंगे मित्रों। जैसा कि नाम से ही विदित है, राजयोग, जिसको सुनने से आदमी ऑटोमेटिक ही जो प्रफुल्लित हो जाता है कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि अगर आपकी जन्मपत्री में या आपके भाई बंधु रिश्तेदार किसी की जन्मपत्री में राजयोग है, तो वह व्यक्ति जो है यह सुनकर ही प्रफुल्लित हो जाता है कि राजयोग आपकी कुंडली में है। अब जो मुद्दे की बात है कि राजयोग कैसे बनता है, किन ग्रहों से बनता है, उनकी युति कैसी होती है, यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। राजयोग का सीधा साधारण संबंध सिर्फ इतना ही नहीं होता कि राजयोग जो हम समझते हैं, आज हम राज्यपाल, नेता, मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और IAS अफसर, इन्हीं को हम एक राजयोग की तुलना में लेते हैं, जबकि ऐसा कदापि नहीं है मित्रों। राजयोग का मतलब होता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो होता है सत्ताप्रिय होता है, जिसके पास अधिकार होते हैं, जो सुख धन वैभव संपन्न होता है, जिसके पास अच्छे वाहन होते हैं, अच्छा घर होता है, वह भी राजयोग की श्रेणी में आता है मित्रों। डिपेंड यह करता है कि कुंडली में राजयोग जो बना हुआ है वह कितना प्रबल है, कितना योगकारी है। तो आइए देखते हैं मित्रों कि राजयोग जो होता है तुला लग्न में किस प्रकार से बनता है। और आज के एपिसोड में हम एक नया श्रृंखला शुरू की है, एपिसोड में एक नई चीज़, जहाँ पर हम आप उसी पर्टिकुलर लग्न में जिसकी हम बात करेंगे, तुला लग्न जैसा है, तुला लग्न के ही किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका लग्न तुला है, जो राजयोग है, उसको भी आपको समझाएंगे। तो मित्रों, ये आप जब अपनी जन्मपत्री उठाते हैं और देखते हैं और आपका लग्न चक्र भी लिखा होता है आपकी उसमें जन्मपत्री में ऊपर, वहाँ पर यह प्रथम भाव होता है। यहाँ पर जो तुला राशि होती है, तुला राशि प्रथम भाव, तो वह तुला लग्न कहलाता है मित्रों। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सर्वप्रथम हमको लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं या किसी भी विभिन्न प्रकार के योगों देखते हैं, तो हमें लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी होगी, लग्न का ही सर्वप्रथम महत्व होता है, तभी वह व्यक्ति अन्य योगों पर सुख को भोग करेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि लग्न भाव जो होता है वह शरीर भाव होता है, स्वास्थ्य भाव होता है। तो सर्वप्रथम हमें लग्नेश की स्थिति में शुक्र की जो यहाँ पर लग्नाधिपति हैं उनकी स्थिति को देखना चाहिए। वह अपने कुंडली में उच्च के हैं, या स्वराशि के हैं या मित्र राशि के हैं, और उनकी स्थिति को नवांश में देखना चाहिए। तत्पश्चात जो होता है, हम जब राजयोग की बात करते हैं मित्रों, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण जो होता है वह केंद्र भाव के अधिपति और त्रिकोण भाव के अधिपतियों का होता है, जो कि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 यह केंद्र भाव हो गए, और 1, 5, 9 यह हो गए नवम भाव हो गए। इनके अधिपतियों का जो है वह विशेष जो है योग कार्य ग्रह होते हैं। और राजयोग का, तो उसमें भी राजयोग कारक जो ग्रह होते हैं मित्रों, वो होते हैं नवम भाव और दसम भाव के अधिपति, या इनसे मिलकर के, और पंचम भाव के, चतुर्थ और पंचम भाव के जो अधिपति होते हैं, यह राजयोग का सृजन करते हैं। मतलब अगर त्रिकोण और केंद्र भाव के अधिपतियों की कुंडली में अच्छी स्थिति हो करके युति संबंध बनाते हुए केंद्र या त्रिकोण भाव में होते हैं, तो वह ग्रह कुंडली में राजयोग का सृजन करते हैं। अब जितने ज़्यादा केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में उच्च राशि में स्थित होंगे, उच्च राशि होकर के केंद्र में होंगे, युति संबंध में होंगे, दृष्टि संबंध में, तो उतना ही बड़ा और उतना ही प्रबल राजयोग का कुंडली में सृजन होता है। और वह व्यक्ति अपने जीवन में उतनी ही ख्याति, उतना ही धन संपदा, ऐश्वर्य और को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो है राजयोग कारीगर, तुला लग्न में जो राजयोग कारीगर होते हैं मित्रों, वह होते हैं आपके चंद्र, बुध और शनि। इन 3 ग्रहों को राजयोगकारी ग्रह माना गया है मित्रों, चंद्र, बुध, शनि, जिसमें एक शुक्र लग्नेश भी हैं। तो अब मित्रों हम यहाँ पर बात करेंगे राजयोग कैसे बनेगा। सर्वप्रथम आप कुंडली में देख लीजिए कि आपकी कुंडली में कितने जो केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पर लग्न में तुला राशि है और यहाँ पर केंद्र संभाव में मंगल, यहाँ पर तो कितने ग्रह उच्च के हैं। तो अगर आप कुंडली में यहाँ पर तुला लग्न का शनि है 420 डिग्री का, मकर राशि दशम भाव में मंगल है,
चतुर्थ सप्तम भाव जो कि 1 नंबर की राशि, यहाँ पर अगर सूर्य हो जाते हैं आपके 10 डिग्री मेष के और चंद्रमा जो अपनी स्वराशि हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में या गुरु यहाँ उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो राजयोग बनता है मित्रों, वह एक बहुत ही महाराजाधिपति चक्रवर्ती सम्राट राजयोग कहलाएगा, जहाँ पर सारे ग्रह केंद्र में उच्च के हो जाए। तो वैसा व्यक्ति जो है आपको फर्स्ट प्रथम दृष्टि में ही आप उसको देख कर कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है यह राजयोग वाली व्यक्ति की कुंडली है, पहला। दूसरा, इन्हीं ग्रहों की स्थिति को आपको नवांश में भी देख लेना चाहिए। अगर नवांश में भी इन ग्रहों की अपने स्वनवांश में है, उच्च के नवांश में है, मृत्यु के नवांश में है, तो निश्चित तौर पर 101% आप उसको ये श्योरिटी दे सकते हैं कि आप कुंडली में महाराज योग है, चक्रवर्ती सम्राट, यह बहुत बड़ा योग कह सकते हैं। तो इसके पश्चात हम देखेंगे कि केंद्र तुला राशि का ये हो जाए, सूर्य हो जाए, यहाँ पर शुक्र हो जाए स्वराशि के, यहाँ पर शनि स्वराशि के हो जाए, यहाँ पर मंगल स्वराशि के हो जाए और चंद्रमा स्वराशि को हो जाए, बुध भाग्यस्थान में स्वराशि को जाए, सूर्य अपने पंचम स्थान में स्वराशि को जाए, तो ऐसे पर भी एक राजयोग का सृजन होता है मित्रों। क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 ग्रह अपने स्वराशि के होंगे, तो निश्चित तौर पर केंद्र कोण में तो वह भी राजयोगकारी कुंडली हो जाती है। अब इसी श्रृंखला में यह राजयोग निरंतर बलवान होता जाता है। जब सारे ग्रह होते हैं, 4 ग्रह होंगे तो ज़्यादा बलवान होगा, 3 ग्रह होंगे स्वराशि के या उच्च के तो कम होगा, 2 ग्रह होंगे स्वराशि या उच्च के केंद्र में तो उससे भी कम होगा, 1 ग्रह होगा तो थोड़ा सा उसका बल और कम होता जाता है। तो जो भी ग्रह है जिस भाव को लेकर के आपको फल प्रदान करने वाला है, वह ग्रह अगर आपकी जन्मपत्री में केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि या उच्च का होकर के बैठता है, तो वह ग्रह आपको आपके जीवन काल में उस पर्टिकुलर भाव जिसका वो फल दे रहा है उससे संबंधित फलाफल की वृद्धि करता है, और आप उससे भाव से संबंधित अपने आप को जीवन में सुख का अनुभव करते हैं। यदि हम बात करें धन भाव की, अगर धन का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र त्रिकोण भाव में होता है, युति संबंध बनाता, तो आपको उस पर कभी धन की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम हर ग्रह की भाव की स्थिति को देख करके, उसकी बलाबल को देख करके कुंडली में बनने वाले राजयोग का वर्णन करते हैं। इसके पश्चात में हम देखेंगे बुध, क्योंकि भाग्यस्थान स्वामी है। चंद्र, अगर चंद्र बुध की युति हो जाती है दशम भाव में, चंद्र बुध की युति होती है 9वें भाव में, तो यहाँ पर भी एक राजयोग का सृजन हो जाता है सहज रूप से। अब यहाँ पर जो शुभ और अशुभ दृष्टियाँ होती है, युतियाँ, उनके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर शुभ योग की बात करें तो शुक्र और चंद्र, सिर्फ 2 ग्रहों की बात करें तो शुक्र और चंद्र, यह अपनी उच्च राशि में हो जाए, अपनी स्वराशि में हो जाए, यह दोनों मिल करके किसी एक उच्च राशि में बैठ जाए, यह दोनों मिल करके अपनी स्वराशि में बैठ जाए, तो भी एक राजयोग सही होता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र और बुध की। यहाँ पर शुक्र और बुध की युति, तो बुध यहाँ पर भाग्येश है, शुक्र यहाँ लग्नेश है, इनकी युति को भी एक राजयोग का संज्ञा दी गई है, यानी एक सफल योग माना जाता है कि शुक्र बुध में उठ करके स्वराशि में अपने बैठ जाएं, उच्च राशि में बैठ जाएं, उच्च राशि में बैठ जाएं, या दोनों एक साथ युद्ध होकर बैठ जाएं, या इन दोनों में दृष्टि संबंध हो जाए, तो भी यह एक सफल योग कहा जाता है। इसके बाद बात करें चंद्र और बुध को, जो हमने आपको बताया कि दशम स्थान के स्वामी हैं या भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इनके अपने अपने स्थान में बैठ जाएँ स्वराशि के होकर के, या दोनों युद्ध होकर के भी बैठ जाएँ, तो भी इनका राजयोग का सृजन होता है। इसके बाद हम कुछ और योगों की बात करेंगे जहाँ पर गुरु और शनि हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु द्वितीयेश है और आपका षष्ठेश है, इनकी युति शनि के साथ हो जाए, शनि की उच्च राशि कुंभ में हो जाए, गुरु की उच्च राशि चंद्रमा दशम भाव में हो जाए, या ये उठ करके यहाँ पर शनि के मीन राशि में हो जाए, तो अभी ये सफल योग युति कहते हैं, जो राजयोग प्रदाता हो जाती है कुंडली में। इसके बाद बारेंगे बुध और शनि की युति हो जाए, क्योंकि यहाँ बुध भाग्येश है, शनि चतुर्थेश और पंचमेश है, इनकी युति होकर के केंद्र भाव में त्रिकोण या केंद्र भाव में कहीं पर भी हो जाती है। पहली बात तो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो जाए, अगर वहाँ पर नहीं होती है तो केंद्र त्रिकोण भाव में किसी भी मित्र राशि में हो जाती है, तो भी जातक कुंडली में उन भावों से संबंधित एक राजयोग का एक अच्छे फल का योग का सृजन हो जाता है। इसके बाद शनि और चंद्र की युति करें, क्योंकि यहाँ पर शनि चंद्र जो है यहाँ पर सब स्थान के स्वामी दशमेश है, कर्म स्थान के स्वामी है। शनि जो है शनि चतुर्थेश और पंचमेश है, इनकी युति इनकी स्वराशियों में हो जाए,
इनकी उच्च राशियों में हो जाए, केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं पर भी हो जाए तो यह अति सुफलकारी होती है उस व्यक्ति जातक के लिए। यहाँ पर मंगल और शनि की युति को भी योगकारी बनाया है। यहाँ मंगल चूंकि यहाँ पर धन स्थान के स्वामी है, शनि चतुर्थ पंचमी से, तो इनकी युति अगर चतुर्थ स्थान में हो जाती है, यहाँ पर मंगल उच्च हो जाएंगे और शनि अपनी स्वराशिस्थ हो जाएंगे। तो यह भी एक प्रबल राजयोग, प्रबल धन योग का इसके जातक की कुंडली में आपको बनाता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें यहाँ पर ये तो हो गया आपको सफल और शुभ योगकारी राजयोग के बारे में। अब आज के ही एपिसोड में मित्रों हम यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग की बात करते हैं। चूँकि नीच भंग राजयोग जैसे कि मैंने पहले के एपिसोड में बनाया है कि अगर आपकी कुंडली जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है कि नीच राशि में हो जाता है लग्न स्थान में, किंतु वह जिस घर में नीच का है, सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य की, सूर्य अगर यहाँ पर नीच हो जाते हैं इस राशि में और इसके साथ 7वें स्थान पे यहाँ पर नीच हो जाते हैं, किंतु इस राशि का स्वामी मतलब शुक्र, राशि स्वामी अपनी गुरु राशि मतलब मीन राशि में उच्च हो जाता है। तो ऐसे में सूर्य का नीचत्व जो होता है मित्रों भंग हो जाता है और कुंडली में एक राजयोग का एक अच्छे सुख फलदाता ग्रह योग का सर्जन होता है, जिसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम चंद्र की बात करें, चंद्र दशम स्थान के स्वामी है। चंद्र अगर अपनी नीच राशि में चले जाते हैं, चंद्र की उच्च राशि वृष होती है, वृष के अंश जो होते हैं ये यहाँ पर चले जाते हैं अपनी वृश्चिक राशि में, किंतु गुरु अगर यहाँ बैठ जाते हैं यहाँ पर चंद्र का नीचत्व भंग हो जाता है और यहाँ भी राजयोग का सर्जन होगा, जहाँ पर उसके चंद्र के अशुभ फल न मिल करके गुरु के उच्च के बैठने के हिसाब से उसे शुभ फल प्रदाता हो जाता है। तो यह होता है नीच भंग राजयोग। इसी प्रकार से यदि कोई ग्रह आपके लग्न चक्र में नीच होता है, किंतु वह ग्रह अगर आपकी नवमांश कुंडली में जो हम नवमांश चक्र बनाते हैं वहाँ पर जाकर के वह अपने उच्चांश में हो जाता है या उच्च राशि को हो जाता है, तो इस ऐसे में भी जो होता है उस ग्रह का नीचत्व लग्न राशि में जो बन रहा है वो भंग हो जाता है और उस पर जो उसको फल की प्राप्ति होती है वह अशुभ न होकर के शुभ हो जाती है। तो वहाँ पर भी ये योग का सृजन होता है राजयोग का, जिसको हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो ये हो गया नीच भंग राजयोग। आज के एपिसोड में हम एक नया चीज़ जोड़ने वाले हैं, जहाँ पर हम आज जैसे हम तुला लग्न के राजयोग की बात करें तो हम किसी भी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को लेकर के आपको उसकी कुंडली को समझाने की कोशिश करेंगे कैसे उसमें राजयोग बना। तो आज जो शुरू करने वाले हैं वह हमारे अपने देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की है, जहाँ पर हम आपको बताएंगे महात्मा जी कुंडली में किस प्रकार से कैसे राजयोग बनता है और कैसे उनका जीवन काल इन ग्रहों से प्रभावित हुआ। आइए देखेंगे। यह कुंडली जो आपके सामने लिखी हुई है यह राष्ट्रपति महात्मा गांधी की कुंडली है। इनका जन्म जो डिटेल आपको बता देते हैं। इनका जन्म स्थान जो है जन्म हुआ है 2/10/1969 को जन्म हुआ है, 1969 2/10/1969 को जन्म हुआ है। जन्म समय था इनका 7:45 सुबह तक जो है ये टाइम है इनका AM, और जन्म स्थान है पोरबंदर गुजरात। अब हम तुला लग्न में किस प्रकार से महात्मा गांधी कुंडली का आज हम थोड़ा सा एक एनालिटिकल देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से योग बनते हैं। तो अगर हम प्रथम दृष्टया इनकी कुंडली को देखते हैं मित्रों, तो अगर आप महात्मा गांधी के जीवन काल या उसकी जीवनी को पढ़ा है या जानते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे डिटेल में समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये तुला लग्न की कुंडली है, 7वें स्थान की राशि है, मध्यम कद के महात्मा गांधी थे, आप जानते हैं, कद ऊंचा नहीं था। तुला लग्न का जो भी व्यक्ति होता है मित्रों वह लग्न भाव और भावेश की स्थिति अगर नहीं होता है ठीक होती है तो मध्यम कद का इंसान होता है पहली चीज। दूसरा हमने बोला कि यहाँ पर केंद्र में जो होते हैं चतुर्सागर नाम का योग बनता है इनकी कुंडली में। यहाँ पर शुक्र जो केंद्र के स्वामी हैं स्वयं में राशि विद्यमान है पहली चीज। दूसरा हमने बताया तीसरा भाग्य बुद्ध की युति, हमने बताया कि शुक्र और बुद्ध की युति को भी बताया था जो राजयोग बनाती है। बुद्ध भाग्य होकर के लग्न में बैठ गए हैं, यानी इन दोनों की युति बन गई। तो यह 1-2 जो ग्रहों की युति है ये स्वयं महात्मा गांधी को एक कर्मशील और जो होता है भाग्यशाली व्यक्ति बनाते हैं अपने कर्म के प्रति, भाग्य के प्रति। दूसरा मंगल, महात्मा गांधी की जो कुंडली हमने दूसरा योग बताया था, यह मंगल उच्च के चतुर्थ स्थान पे, चतुर्थ स्थान में मंगल केतु के साथ बैठे हैं। और केतु के साथ जब कोई ग्रह बैठता है तो खास तौर से मंगल तो एक ध्वजा नामक योग का सृजन होता है, मतलब उसकी
पताका जो होती है, ध्वजा, जो उसका यश होता है मित्रों, उसको कोई नहीं पा सकता। और चौथा घर जो होता है मित्रों, वह अपना होम टाउन होता है, अपना देश होता है, अपना घर होता है। तो जो जिसकी कुंडली में मंगल केतु, मंगल उच्च के चतुर्थ स्थान पर बैठ जाए केतु को लेकर के, तो वह अपने देश का अधिपति तो कहलाएगा। शायद इसीलिए उनके आज राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। इसके आगे शनि, जिसको हमने क्योंकि इनकी कुंडली में शनि चतुर्थ और पंचम स्थान के स्वामी हैं, केंद्र के दोनों स्वामी होकर के धन स्थान पर बैठ गए हैं। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, शनि का यहाँ पर बैठना देखो, मंगल के यहाँ पर मंगल कुछ क्यों हुए, मंगल पर केतु बैठे, राहु बैठे, यानी शनि का मंगल की राशि में बैठना, धन स्थान में बैठना, धन को लेकर के जो है उनकी मोह को भंग कर देने वाला योग है। इसीलिए शायद महात्मा गांधी पक्कड़ स्वभाव के थे, उनको धन की कोई लालसा और अभिलाषा नहीं थी। इसके बाद आते हैं सप्तम स्थान गुरु स्थान में, यहाँ पर मंगल की राशि, यहाँ पर गुरु महाराज विद्यमान है 7वें स्थान पे। और चौथे स्थान पे जो है आपका कर्म स्थान है, वहाँ पर राहु है। राहु एक तरह से देखा जाए तो राजनीति का कारक ग्रह है, जो राजनीति कराता है। कर्म का स्थान का स्वामी है राहु। शायद जीवन काल में महात्मा गांधी ने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे जो है महात्मा गांधी ने, और अनवरत जो है वह चलते रहेगा, उनका जीवन चलता रहा, कभी स्थिर नहीं हुआ। क्योंकि राहु जो है स्थान मतलब ये कह सकते हैं कि अस्थिरता का स्वामी है, इसलिए उनके कभी कर्म स्थिर नहीं थे, वह नित्य निरंतर कुछ नया वो करते रह गए। तो और राजनीति का कारक ही है। इसके बाद चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा उठ करके पंचम स्थान में चला गया है, जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में चले जाने का मतलब है कि कर्म आपके कैसे हों, किस चीज़ को लेंगे। तो इनने कर्म किया राज्य सत्ता के लिए, देश के लिए, शासन के लिए, इसलिए शायद उनकी निरंतर जो है लड़ाई लड़ते रह गए, स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए, शासन प्रशासन के लिए। तो यह है ही। और चौथा जो एक और योग बताते हैं गुरु सूर्य। सूर्य जब किसी व्यक्ति की कुंडली में आपका छठे भाव का या नीच का हो जाता है, तो उसका सर्वप्रथम ये होता है कि वह व्यक्ति जो होता है, जिसको जो आज हम राजयोग की संज्ञा समझते हैं कि व्यक्ति को पदासीन होना चाहिए, तो वो पदासीन न हो करके पद विहीन हो जाता है। तो मतलब कि वह व्यक्ति को जीवन काल में वह एक कहते हैं कि बेताज बादशाह जिसे कहते हैं, बिना ताज का बादशाह। तो बादशाह तो है लेकिन ताज नहीं है। तो इसीलिए शायद महात्मा गांधी ने कभी जीवन में किसी प्रकार के पद को नहीं उनने हासिल किया और वर्ण नहीं किया, उन्होंने चाहा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उनको किसी वो पदासीन होने के, वो तो पद बांटने वाले थे, वो तो राजा थे, किंग मेकर थे, वो उनको खुद भी पद की कोई लालसा नहीं थी। यह बहुत बड़ा कारण है। यहाँ जो सूर्य आपको बैठे हुए हैं, तो यह रही आपके महात्मा गांधी की कुंडली, जिसमें हमने आपको राजयोग कैसे बना, उनके जीवन काल को किन किन ग्रहों ने कैसी कैसी अवस्था में प्रभावित किया, इसके बारे में हमने छोटा सा एनालिसिस किया है। अब आपको मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो मित्रों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ कमेंट तो मेरे लिए तो बताएं। और अगर आपको अपनी जनपत्री के संबंध में, किसी भी संबंध में, धन के संबंध में, गाड़ी वाहन गाड़ी के संबंध में, अपने विवाह के संबंध में, अपने कर्म के संबंध में, अपने भाग्य के संबंध में, अपनी विदेशी यात्राओं के संबंध में, अपने लाभ के संबंध में, अपनी बीमारी के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में कुछ भी जानकारी चाहिए हो, अपने संतान के संबंध में, तो आप मुझसे इस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और मैं यथा संभव आपकी मदद करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।